हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, बोली। तो बच्चों, पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था भाषा के बारे में। अगर पिछला टॉपिक भाषा आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है तो बोली और राष्ट्रभाषा, राजभाषा को समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों, ये पूरा समझने के लिए आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए ताकि ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। आइए समझते हैं बोली को। बोली क्या है? देखिए, परिभाषा के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि बोली क्या है। बच्चों, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। बच्चों, आप जहां जिस जगह रहते हैं, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां पर भाषा का जो एक छोटा रूप बोला जाता है, जिस तरीके की बोली का लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके की भाषा का लोग इस्तेमाल करते हैं, वो वहां की बोली कहलाती है। देखिए, बोली का जो ये रूप है, ये क्षेत्र चेंज होते ही फिर बदल जाता है। हर 10, 12, 15 किलोमीटर के बाद में बोली का रूप बदल जाता है। जैसे आप दादी के घर पर हैं तो वहां दूसरी बोली बोली जाती है, जब आप नानी घर जाते हो तो वहां पर दूसरी बोली बोली जाती है। लेकिन उसका सामान्य रूप नहीं बदलता है। बोली तो बदल जाती है लेकिन उसका सामान्य रूप नहीं बदलता है। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोलचाल की भाषा का स्थानीय रूप होता है। इसीलिए कहा गया है, एक कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी। यह कहा गया है कि जैसे ही क्षेत्र चेंज होता है, वहां के पानी का भी स्वाद चेंज हो जाता है। और 4 कोस पर वाणी, कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी, मतलब कि हर एक कोस के बाद पानी का टेस्ट अलग होता है। उसी प्रकार 4 कोस के बाद में बोली का भी रूप बदल जाता है। 4 कोस पहले दूसरी बोली बोली जाती है और 4 कोस बाद दूसरी बोली बोली जाती है। जैसा कि मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, आप जहां रह रहे हैं वहां की बोली दूसरी है, जब वहां से किसी दूसरे स्थान पर आप जाते हैं तो वहां की बोली दूसरी हो जाती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि बोली आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अब समझते हैं राष्ट्रभाषा के बारे में कि राष्ट्रभाषा क्या है। देखिए, आपको बोर्ड पर साफ दिखाई दे रहा होगा राष्ट्रभाषा, मैंने ब्रैकेट में भी लिख रखा है, जन भाषा या जनता की भाषा। क्या होती है राष्ट्रभाषा? आइए समझते हैं। सबसे पहले समझिए जन भाषा क्या होती है। जन भाषा, जन यानी लोग, लोगों की भाषा। किसी देश या राष्ट्र के अधिक से अधिक व्यक्ति जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी राष्ट्र के व्यक्ति, अधिक से अधिक व्यक्ति, ज्यादा से ज्यादा लोग जिस भाषा का प्रयोग अपनी बातचीत के लिए करते हैं, वार्तालाप के लिए करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग, वो भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। किसी देश के लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब जो भाषा उस देश में ज्यादा बोली जाती है, लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं जिस भाषा का, वो भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। बच्चों, राष्ट्रभाषा किसी देश के निवासियों को एकता के सूत्र में बांधती है। ये जो राष्ट्रभाषा है, ये देश के निवासियों को एकता के सूत्र में बांधती है। यह जन सामान्य के एकता की भावना पैदा करती है। क्या करती है? जन सामान्य में एकता की भावना पैदा करती है। कौन? राष्ट्रभाषा। तो समझ में आ गया होगा आपको राष्ट्रभाषा क्या होती है। आइए समझते हैं अब राजभाषा को। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, लेकिन आप अंतर नहीं समझ पाते होंगे। अचानक से अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्या होती है राष्ट्रभाषा और क्या होती है राजभाषा, तो आपको अंतर बताना मुश्किल होता है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, तो आज मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। देखिए, राजभाषा क्या है? राजभाषा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने इंग्लिश में लिख रखा है ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। आइए समझते हैं एक परिभाषा के माध्यम से कि ये राजभाषा क्या है। बच्चों,
राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है। ये जो राजभाषा शब्द है, इस शब्द का क्या अर्थ है? क्या है? राजकाज की भाषा। क्या है? राजकाज की भाषा। क्या हो गई? राजभाषा। जो भाषा राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है राजभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? राजभाषा। जो भाषा राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, जो कार्यालयों में जो भाषा प्रयोग की जाती है, राजकीय कार्यों के लिए की जाती है, वो क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। देखिए, आइए आपको बताते चलें, एक महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। और तभी से प्रतिवर्ष हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। बच्चों, आपको ज्ञात होगा कि हम लोग हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो भूलने वाली बात नहीं है। हमेशा याद रखिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो हिंदी भाषा है, इसको राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो आज मैंने आपको समझाया बच्चों, बोली, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों ही टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, मेरा हर वीडियो आप पूरी तरीके से देखिए, शुरू से लेकर अंत तक, तो सारी चीजें आपको क्लियर होती चलेंगी। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं बता रहा हूं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो परीक्षा की दृष्टि से ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे आगे, तब भी ये जो मैं बता रहा हूं, ये ज्ञान आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं में से पुट अप किए जाते हैं। तो बच्चों, मेरे हर वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग वॉच करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये हर बच्चे तक पहुंचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो प्राप्त हो आसानी से। बच्चों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लिपि, अपने अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि लिपि क्या होता है। आपने सबने पढ़ी होगी लिपि क्या है, लेकिन मैं जब आपको समझाऊंगा लिपि क्या है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा लिपि क्या है। उसमें एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात भी आपको बताना चाहूंगा, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि शायद इससे पहले आपको वो बात किसी ने नहीं बताई होगी। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।